नमस्कार साथियों, प्यारे भाई एवं बहनों, मैं हूँ पूजा कुमारी। आप सभी को स्वागत है प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। तो आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का क्लास 10 हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है धर्म विभाजन और जाति प्रथा। धर्म विभाजन और जाति प्रथा, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर, धर्म विभाजन और जाति प्रथा, हिंदी का पहला चैप्टर। वही बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान का रचना किए थे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था और उनका शादी कब हुआ था, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई और वो कठिनाइयां का कैसे सामना किया, वही सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि यही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप इस महान व्यक्ति को तो देखे ही होंगे कि यही है। तो इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो उसका जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था, पूरा गरीब परिवार में हुआ था, एकदम निर्धन परिवार में हुआ था और पूरे निचले जाति के परिवार में हुआ था, जो कि उस जाति, जितने भी निचले जाति हैं उसको महार जाति के अंतर्गत रखा जाता है। ये महार जाति के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि डोम चमार ये शब्द बोलने में थोड़ा बुरा लगता है, तो जितने भी नीचे जाति हैं सबको ये महार जाति के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था और बहुत दलित परिवार में हुआ था, गरीब परिवार। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, इनके बारे में जानते हैं, तब अपना टॉपिक पर आगे जाएंगे। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, गांव का नाम है उनका महू। मध्य प्रदेश में हुआ था, गांव का नाम है महू। कब हुआ था पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। निधन देखिए, निधन मतलब होता है मृत्यु। निधन दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था बाबा साहब का मृत्यु। और देखिए, अब आगे देखिए क्या है। आगे है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। बड़ौदा नरेश मतलब बड़ौदा नरेश के द्वारा बोले क्या? बड़ौदा नरेश के द्वारा बोले क्या? बड़ौदा नरेश बाबा साहब को प्रोत्साहन किए कि अब मिडिल स्कूल का पढ़ाई हो गया है, अब जाओ बाबू तुम कहाँ, हाई स्कूल में पढ़ाई करने। उनका प्रोत्साहन लेकर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है न्यूयॉर्क गए। अब फिर देखिए, न्यूयॉर्क से कहाँ गए? न्यूयॉर्क से गए लंदन। फिर न्यूयॉर्क से लंदन गए। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ध्यान में रखना होगा आप लोगों को इस बात को। न्यूयॉर्क है अमेरिका में और लंदन है इंग्लैंड में। उच्चतर शिक्षा पाने के लिए गए थे। किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है ये। तो अब आगे देखना है कि रचनात्मक प्रेरक का मतलब होता है, प्रेरक का मतलब होता है जो मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है, इन्हीं से मतलब इन्हीं तीनों व्यक्ति से आगे रास्ता जाने का सीखे थे। जैसे कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे उनका? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑब्जेक्टिव में भी ये रहता है। तो अगला देखना है, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है। संविधान का जनक भी उनको कहा जाता है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोग, इनका माता का नाम था भीमाबाई, हल्का उनसे मिलता जुलता है।
उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर और उनका माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सखपाल था। क्या था पिता का नाम? रामजी सखपाल। और पत्नी का नाम था, ध्यान में रखिएगा आप लोग ये सब, पत्नी का नाम था रमाबाई और उनका शादी कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, यानी कि मैट्रिक करने से पहले शादी कर लिए थे। लेकिन आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, और सब और सब जगह इनका बराबरी करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं। घर में कुछ तंगी के कारण उनको जबरदस्ती शादी करा दिया गया था। तो शादी हुआ था रमाबाई के साथ 1906 ईस्वी में और उनका मैट्रिक कंप्लीट कब हुआ था? शादी के 1 साल बाद 1907 ईस्वी में उनका मैट्रिक कंप्लीट हुआ था। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो समझ गए, माता का नाम है भीमाबाई, हल्का उनसे मिलता जुलता है। देखिए माता और पत्नी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माता का नाम है रमाबाई या पत्नी का नाम है। तो याद रखना है, माता का जो नाम है वो भीमराव अम्बेडकर से मिलता जुलता है, उनसे मिलता जुलता है, और पत्नी का है रमाबाई। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो इतना उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, और अब हम अपना समय गवाते हुए अपना चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए टॉपिक की ओर से चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर का नाम आप लोग को पता ही होगा, क्या है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा। अभी आप लोग को बताया क्या, इनका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, एक बार ध्यान दीजिएगा कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध पूछ सकता है कि, देखिए यहाँ पर निबंध, सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। निबंध कुछ जैसे कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, इसी तरह और सब चैप्टर का नाम क्या है, और वो क्या है, कहानी है, निबंध है, कविता है या ललित निबंध है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब चीज। इसी सब चीज के लिए एक नंबर कट जाता है एग्जाम में और मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए याद रखना पड़ेगा। याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है कि क्या है, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा एग्जाम में। इसके कारण बहुत नुकसान होगा। तो देखिए अब आगे, सर्व विभाजन और जाति प्रथा। आप पहले इस लाइन का मतलब समझ जाइएगा, तो समझ जाइए पूरा चैप्टर आप समझिए। अभी पूरा चैप्टर समझ जाइएगा अगर इस लाइन का मतलब समझ जाइएगा तो। देखिए सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? सर्व विभाजन, मजा आ जाएगा पढ़ने में, एकदम देहाती भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो सर्व का मतलब पता है क्या होता है? सर्व का मतलब, सर्व का मतलब होता है काम, कार्य, कार्य करना। जो जो कि अभी आपका पिताजी लोग जैसा है, जैसा भी काम हो, काम। कर्म का मतलब होता है काम, जो आपका पिताजी लोग कर रहे हैं काम, वही काम। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, यानी कि बांटना, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, हिस्सा करना। विभाजन का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, हिस्सा करना होता है। तो समझ गए इतना। कर्म मतलब होता है काम और विभाजन मतलब होता है बांटना। तो अगला क्या है, इतना का समझ गए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। सर्व मतलब काम और विभाजन मतलब बांटना। और आगे है जाति प्रथा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा यानी कि जाति के आधार पर काम को बांट देना। मतलब जो जिस जाति के हैं, जो जिस जाति में जैसा काम है, उस जाति के लोग वही काम करेंगे। यानी जाति के आधार पर काम को बांट देना, इसका मतलब यही है। इसका ही विस्तार में पूरा चैप्टर में यही दिया गया है, विस्तार से। तो इतना का मतलब है कि जाति के आधार पर हर एक जितना भी जाति है, जितना जैसा जिसका काम होता है, चाहे जैसा भी हो, तो जाति के आधार पर काम को बांट देना क्या कहला, मतलब यही है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो इसी के बारे में पूरा चैप्टर में विस्तार से दिया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट के लिए कि कोई कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा
लोहार का घर में पैदा ले लिया। लोहार मतलब समझते होंगे, जो कचिया, खुरपी, कुदाल सब बनाता है वही लोहार। तो लोहार के घर में पैदा ले लिया, तो वो उसको तभी छोटा जब वो रहता है तभी उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है, उसके माथे पर थोप दिया जाता है कि नहीं, वो यही काम करेगा जो उसका पिता कर रहे हैं, यानी जो काम पिता कर रहे हैं वही बेटा भी करेगा, यानी पिता कचिया खुरपी कूट रहे हैं तो बेटा भी वही काम करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है काम। और देखिए, और एग्जांपल ले लीजिए, और किसी का जैसे कि बढ़ई बढ़ई मतलब समझते होंगे, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी कुर्सी पलंग जो बनाते हैं, उसका घर में अगर कोई पैदा ले लिया तो उसको वही काम करना पड़ेगा, दूसरा नहीं, चाहे उसका मन हो या ना हो, लेकिन उसको वही काम करना पड़ेगा। बताइए, ऐसा था, उसका रुचि पर आधारित करे, उसका मन हो या ना हो, लेकिन उसको करना पड़ेगा वो काम। मान लीजिए मान लीजिए आप लोगों में से किसी को आप लोगों में से किसी को डॉक्टर होगा बनने का सपना होगा, या इंजीनियर बनने का सपना होगा, या खिलाड़ी बनने का सपना होगा, लेकिन आपका पिताजी लेकिन लेकिन आपका पिताजी बोलेंगे नहीं, तुम दरोगा का तैयारी करो, तुम दरोगा का पढ़ो, तो कभी आपका मन लगेगा? कभी उस चीज में न पढ़ने में मन लगेगा, न तैयारी करने में, कुछ चीज में सफल हो या ना हो, आपका पिताजी बोलेंगे क्या, नहीं तुम उसी चीज का तैयारी करो। तो बताइए, आपका शौक है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, खिलाड़ी बनने का, और आपका पिताजी बोल रहे हैं जबरदस्ती की नहीं, तुम मतलब दरोगा का ही तैयारी करो, तो आपको कभी वो चीज तैयारी करने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। उसी प्रकार जो है, जैसे कि कोई बढ़ई में ले लिया जन्म, तो उसको वही काम करना पड़ेगा, चाहे उसका मन रहे या न रहे, जबरदस्ती माथा पर थोप दिया जाता है वही काम कि तुमको यही करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की ओर, क्या लिखा है देखते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, अगर हो सकता है तो आप लोग भी किताब को खोलकर आगे में रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को, मजा आ जाएगा। देखिए अब पहला लाइन में क्या लिखा गया है, तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका कहना है कि ये आश्चर्य का बात है कि आजकल भी जातिवाद का समर्थन करने वाला का कमी नहीं है। बहुत ऐसा व्यक्ति है कि जातिवाद का अभी भी बहुत समर्थन कर रहे हैं। वही पहला लाइन में लिखा गया है कि आश्चर्य का बात है ये। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। लोग इसको जाति को कई आधार पर समर्थन करते हैं। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए सर्व विभाजन को आवश्यक मानता है। तो लोग कहते हैं कि आजकल मतलब समाज को अच्छा बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए सर्व विभाजन का आवश्यकता है। क्योंकि जाति प्रथा भी सर्व विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए हम इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जाति प्रथा भी क्या है, सर्व विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि सर्व विभाजन में होता है, व्यक्ति को काम के आधार पर जाति को बांट दिया जाता है, उसी प्रकार जाति प्रथा भी उसी प्रकार है, उसमें भी बहुत सारा भेदभाव होता है, ऊंच नीच ठहराया जाता है, ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है, इसी प्रकार। तो वही बात लिखा गया है कि जाति प्रथा भी सर्व विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो अगर आप लोग किताब लेके बैठे होंगे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, जाति प्रथा सर्व विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं, तो आप लोग को क्या लगाना है, श्रमिक विभाजन लगाना है। ये एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, गारंटी है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा।
तो सन विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में सन विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा को एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार कर देती हैं। देखिए देखिए अब हमारा भारतीय समाज में क्या होता है, इतना घटिया चीज होता है। ये तो ये तो होता ही है कि उनको काम जाति के आधार पर काम को निर्धारित कर देते हैं, इतना तक तो कर देते हैं पूरा। लेकिन अब ये जो होता है इतना तो उसको बच्चा जब बच्चा रहता है तभी उनका पेशा जबरदस्ती उसका मन हो मतलब अस्वाभाविक रूप से वो स्वाभाविक हो या ना हो लेकिन उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, चाहे वो जैसे करे उसमें फायदा हो या ना हो, उसको मन लगे या ना लगे वही काम करना पड़ता है, वही काम में जकड़ा दिया जाता है। लेकिन ये भी करता है हमारा भारतीय समाज में ये भी होता है कि इतना तक होता है लेकिन ये भी होता है कि जातिवाद बहुत ज्यादा होता है, ऊंच नीच, ये ऊंच जाति का लोग है, ये बड़े जाति का लोग है, ये छोटे जाति का लोग है, ये सब भी सिद्ध कर दिया जाता है। टुकड़ा टुकड़ा तो काम को बांट ही दिया लेकिन अब जाति को भी बांट दिया कि ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है, ये ऐसा है। बहुत जाति जाति बोलते हैं। बताइए हम एक तो उच्च जाति के व्यक्ति को ले लेते हैं, एक तो नीच जाति के व्यक्ति को ले लेते हैं, दोनों को खड़ा कर दोनों के शरीर से अगर खून निकाला जाए तो क्या उच्च जाति के व्यक्तियों में लाल खून निकलेगा और नीच जाति के व्यक्तियों में पीला खून निकलेगा? ऐसा कभी नहीं, संभव ही नहीं है। दोनों के शरीर से लाल खून ही निकलेगा। इसलिए तो फिर जातिवाद करना ही क्या है? सिर्फ बाहर में आकर मतलब जाति 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 लगाए रखते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। तो अब लोग तो आगे देखते हैं, ऊंच नीच की भी करार कर देती हैं जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। देखिए अब देखिए ऐसा भारत में ही होता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। बताइए ऐसा घटिया चीज सिर्फ भारत में ही होता है, इसीलिए भारत सबसे पीछे है, इसीलिए भारत सबसे पीछे है। और कोई विश्व में कोई समाज में ऐसा नहीं होता है। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन माना जाए तो ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन में क्या है, काम को जाति के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन वो मनुष्य की स्वाभाविक नहीं है, मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है और मनुष्य की रुचि पर भी आधारित नहीं करता है। अब आगे देखना है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अब देखिए, कुशल व्यक्ति या श्रमिक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों का कार्य करने का क्षमता यहाँ इस सीमा तक विकसित होना चाहिए कि हम लोग काम का चुनाव खुद कर सके, कि कोई भी काम का चुनाव हम खुद चुन सके कि हमको ये काम अच्छा लगता है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ये अगर हम खुद करेंगे हम लोग तभी अच्छा एक समाज का और कुशल व्यक्ति का निर्माण, अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है, नहीं तो नहीं संभव है। तो आगे देखिए, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब बताइए दूसरा सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि मनुष्य के निजी क्षमता के विचार किए बिना, मनुष्य के निजी क्षमता के विचार किए बिना कि उसका निजी क्षमता क्या है, शिक्षा प्रशिक्षा का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण से उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब बताइए, उसका जीवन है, उसको नहीं बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण से उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। वो भी बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जो है, जो इसका पिता काम कर रहे हैं वही काम करेगा ये बच्चा। आगे देखिए, अब जाति प्रथा
पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। देखिए, जाति प्रथा जो है सिर्फ काम को ही जाति के टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांटता है जाति के आधार पर, ये भी कर देता है कि उसको जिंदगी भर के लिए एक ही पेशे में, एक ही काम में बांध दिया जाता है। एक ही हम मान लीजिए, हम आपको बोलेंगे कि बार-बार यही वीडियो को बार-बार देखिए, यही आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा और बोलिएगा कि नहीं, दूसरा पढ़ेंगे तो और कुछ सीखेंगे। उसी प्रकार जीवन भर के लिए उनको एक ही काम में बांध दिया जाता है, एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। वो काम उसके लिए उपयुक्त हो या ना हो, उसको करने का मन हो या ना हो, लेकिन एक ही काम में उसको जीवन भर के लिए, चाहे वो भूखे क्यों ना मर जाए, लेकिन उसको एक ही काम में बांध दिया जाता है, एक जिंदगी भर के लिए। आगे देखिए, अब आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। तो देखिए, हाँ, आजकल भी जब उद्योग धंधा जब बंद हो जाएगा, तकनीक बंद हो जाएगा, पृथ्वी पर किसी प्रकार का घटना हो जाएगा, जैसे कि भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इस प्रकार का घटना हो जाएगा, अगर मनुष्य को अपना उसका काम बदलने का स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, अगर अनुमति नहीं दी जाएगी, तो बताइए उसके पास मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। तो वही बात इस लाइन में लिखा गया है कि काम करने के लिए स्वतंत्र किया जाए व्यक्ति को, तभी विकास कर पाएगा समाज। अगला लाइन में है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। देखिए, हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब बच्चा जो होता है ना, जो उसका पिता काम करता है वही काम चुनने का अनुमति देता है, ऐसा होता है हिंदू धर्म में। वही काम चुनने का अनुमति देता है, उसके अलावा कोई काम, वही बात घुरा फिरा कर लिखा गया है पूरा चैप्टर में कि उसके अलावा कोई काम वो नहीं चुन सकता है, वही काम को उसको करवाया जाता है, उससे करवाया जाता है। तो अब है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो प्रत्यक्ष कारण है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, कि देखिए, ऑब्जेक्टिव है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, पूछ भी सकता है कि जाति प्रथा का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आप लोग को लगाना है बेरोजगारी। क्या है? देखिए, अगर किसी को पेशा यानी काम को बदलने का अनुमति नहीं दिया जाएगा तो क्या बेरोजगारी बढ़ेगा ही। जैसे कि 2 गांव है, एक गांव में सिर्फ मतलब हजामत नाई ही रहता है, तो हर घर में वो बाल काटेगा तो उसके पास कटवाने कौन जाएगा, इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग किताब लेके बैठे हैं तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। हाँ, सच है, जाति प्रथा जो है उसका श्रम विभाजन पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। देखिए, मनुष्य का अपना जीवन होता है, अपना जीवन, तो उसका जीवन का उसका काम का विचार दूसरे के अनुसार होगा, तो उसका अपना जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। उसका जीवन, उसका शरीर, लेकिन उसका काम जो है दूसरे के विचार पर निर्धारित होगा, उससे पूछकर नहीं किया जाएगा, तो उसका व्यक्तिगत जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। तो अब आगे देखिए, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी
यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासघात करते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या कहा गया है कि गरीबी और उत्पीड़न, गरीबी होता है, गरीबी पता है क्या होता है, कैंसर रोग की तरह गरीबी होता है, और उत्पीड़न मतलब शरीर में जो मतलब दर्द होता है, उत्पीड़न, उससे भी बढ़कर क्या है, मतलब मनुष्य का निर्धारण किया गया काम, जो जाति के आधार पर काम जो निर्धारित कर दिया जाता है, उससे भी मतलब गरीबी से भी ज्यादा उत्पीड़न बड़ी समस्या है। यही जाति संघ विभाजन यही है। और इसके ये करके मनुष्य की रुचि पर ये आधारित नहीं होता है। ये सब निर्धारित करके मनुष्य के साथ क्या किया जाता है, विश्वासघात किया जाता है उसके साथ। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए ऐसी स्थिति में अगर कोई काम नहीं बदलने की अनुमति दिया जाएगा तो वो कम काम उसको मिलेगा और कोई और काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, कम काम मिलेगा उसको, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सच में अगर कोई काम करने में आपको न मन लगता है, न दिल लगता है, न दिमाग लगता है, तो आप उसमें कभी सफल हो पाइएगा? कभी सफल नहीं हो पाइएगा, कभी सफल नहीं हो पाइएगा। तो आगे देखिए, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। देखिए यहाँ पर भी अब ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है, पूछ देगा कि आर्थिक पहलू से भी ये जाति प्रथा कैसा है, तो आप लोग को लगाना है हानिकारक। क्या लगाना है? हानिकारक। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मविश्वास को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। वही बात है, क्योंकि वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं करता है। आप अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मतलब उनका कहना है, लेखक का कहना है कि अब मैं रचनात्मक के पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। उनका कहना है कि अगर आप लोग सोचते हैं कि अगर हम जाति का विरुद्ध करते हैं तो अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताइए। तो देखिए मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो उनका कहना है कि एक आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता यानी कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र किया जाए, समता यानी जाति किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, और भ्रातृत्व का मतलब है कोई भी, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, उसके साथ भाई भाई का भावना बनाकर रखना, वही भ्रातृत्व है। तो इसको अगर बना के रखा जाए, ठीक ढंग से रखा जाए, तो क्या होगा, अच्छा समाज का निर्माण होगा और अच्छा कुशल व्यक्ति बन सकते हैं और बेरोजगारी कम हो सकता है। तो आगे देखिए, अब किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। आदर्श समाज करने के लिए समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व को के प्रति, रक्षा करने के प्रति सजग रहना चाहिए सबको, समाज के सभी व्यक्ति को। अब देखिए, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का नाम लोकतंत्र है। देखिए उनका कहना है कि जिस प्रकार दूध में पानी मिला दिया जाता है और दूध का रंग भी नहीं बदलता है, उजला का उजला ही रह जाता है, उसी प्रकार चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, सबके प्रति ऐसा भाई भाई होना चाहिए कि पता भी न चले कि कौन सा जाति का है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाई भाई की भावना बनाकर लेखक बोले हैं रहने के लिए समाज में, तभी अच्छा समाज का एक निर्माण हो सकता है। आगे देखिए अब, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसी का नाम दूसरा लोकतंत्र है। तो क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मतलब पता होगा जनता के द्वारा चुना गया शासन है। लोकतंत्र एक विधि ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या,
सामूहिक जीवन के रीति रिवाज जीने का ढंग भी है लोकतंत्र। रीति रिवाज तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसमें क्या आवश्यक है? आदर्श समाज, अच्छा समाज, कुशल व्यक्ति बनने के लिए अपने साथियों के साथ श्रद्धा व सम्मान का भाव भी रखना आवश्यक है। और हम लोग को अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए? समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भावना को बनाए रखना चाहिए। तो आज का हमारा ये चैप्टर हो गया समाप्त। आज का चैप्टर ये हमारा हो गया समाप्त। तो अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से मजेदार ढंग से समझ गए होंगे और अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो पढ़ने में, तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।